हेलो सबिहा। गुड हेलो इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। सबिहा, लास्ट क्लास का याद है आपको? कब किया था? यस मैम। मुझे बताइए, स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस मैम जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स लगती है, रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करती है पर यूनिट एरिया डिफॉर्म बॉडी पे। पर यूनिट एरिया। और स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है? मैम जिसमें साइज और शेप चेंज होता है बॉडी का जब डिफॉर्मिंग फोर्स उस पे लगती है बॉडी पे। हेलो, आवाज आ रही है? यस मैम। जी, फॉर्मूला बताइए, स्ट्रेन का फॉर्मूला। चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। यस, राइट। अच्छा, कितने तरीके के स्ट्रेस होते हैं, कितने तरह के स्ट्रेन होते हैं? 3 टाइप से करे थे ना हम लोग ने। मैम 3 टाइप्स के स्ट्रेस होते हैं और 3 टाइप के स्ट्रेन होते हैं। जी, एक्सप्लेन कीजिए, बताइए क्या क्या थे। मैम सिर्फ 2 टाइप का होता है स्ट्रेस, एक नॉर्मल स्ट्रेस होता है हाँ, और एक टेंजेंशियल स्ट्रेस होता है। टेंजेंशियल होता है जी। नॉर्मल में? मैम नॉर्मल में फोर्स जो होती है वो 90 डिग्री सरफेस पे लगती है बॉडी के, डिफॉर्मिंग फोर्स जो होती है। और दूसरा वाला? और टेंजेंशियल में पैरेलल लगती है। टेंजेंशियल में फोर्स सरफेस के पैरेलल लगती है। पैरेलल लगती है। और स्ट्रेन? स्ट्रेन मैम स्ट्रेन कितने तरह के मैम होते हैं? मैम स्ट्रेन 3 टाइप के होते हैं, बताइए। लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक और शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेन। और क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में, क्या होता है? मैम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में डिफॉर्मिंग फोर्स जो प्रोड्यूस होती है तो उसमें लेंथ में चेंज होता है। वॉल्यूमेट्रिक में वॉल्यूम में चेंज होता है और शेयरिंग में शेप में चेंज होता है बॉडी के। शेयरिंग स्ट्रेस में बॉडी के शेप में चेंज आता है। लाइशा, कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है आपको? हेलो। यस मैम। याद है लास्ट क्लास से? याद है आप सबको? यस मैम। चलिए, न्यूमेरिकल्स कुछ और कीजिए। ये कुछ न्यूमेरिकल्स आप लोग ने किए थे, लास्ट क्लास में किए थे। परसेंटेज चेंज वाला किया था। हेलो, यस मैम। आवाज आ रही है ना आप हमको? ठीक यस है, अनम्यूट कर, आप अपने आप को म्यूट कर दीजिए। मैम। एक जो हुक्स लॉ की थी डेफिनेशन हम्म, एक बार वापस हमको एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, हुक्स लॉ आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जी, आप लोग को स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। ठीक है, देखिए, इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। एक बॉडी है,
कोई भी एक बॉडी है, ठीक है, उस बॉडी की एक पर्टिकुलर टेंडेंसी होगी कि वो एक्सपैंड हो जाती है जब भी उसमें हम लोग डिफॉर्मेशन फोर्स, कोई भी फोर्स डालते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स उस पर अप्लाई करते हैं, उसकी एक टेंडेंसी होती है कि वो डिफॉर्म कर जाए, ठीक है। लेकिन एक मैक्सिमम लिमिट होती है इसकी, उस मैक्सिमम लिमिट के बियॉन्ड ही अपने आप को एक्सटेंड करके वापस रिकवर नहीं कर पाएगी। अगर उस लिमिट को क्रॉस कर दिया गया, ठीक है, मान लीजिए इसकी लिमिट थी 10 न्यूटन, आपने 10 न्यूटन तक इस पे फोर्स अप्लाई की, ये डिफॉर्मेशन फोर्स है, डिफॉर्मिंग फोर्स उस पे 10 न्यूटन की है, तो बॉडी में डिफॉर्मेशन आया, लेंथ इंक्रीज हुई होगी, अगर ये स्फीयर है तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ होगा, जो तीनों तरह के स्ट्रेस अभी आप स्ट्रेस और स्ट्रेन एक्सप्लेन करी थी वो है, तो वो सब होगा। मान लीजिए मैंने इस फोर्स को हटा दिया, अब तो डिफॉर्मेशन फोर्स हट गया है, तो क्या होगा, जो इसकी ओरिजिनल लेंथ थी, ओरिजिनल डायमेंशन थी, ओरिजिनल वॉल्यूम थी, उस पे वापस रिगेन कर लेगा। लेकिन अगर ये डिफॉर्मिंग फोर्स से ज्यादा जो अप्लाई कर दिया फोर्स, तब ये वापस कभी भी रिकवर नहीं कर पाएगी, तब क्या होगा, ब्रेक कर जाएगी। तो वो जो मैक्सिमम स्ट्रेस आता है, वो जो मैक्सिमम स्ट्रेस है, उसे बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। तो हुक्स लॉ ये कहता है कि जितना भी एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी में, चाहे वो रॉड में हो रहा है, आपके किसी भी वायर में हो रहा है, कोई भी एक्सटेंशन जितना भी प्रोड्यूस हो रहा है आपके, वो प्रोपोर्शनल होगा जितना फोर्स अप्लाई हो रहा है उस पर। मान लीजिए आपने 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की, ठीक है, फोर्स आपकी थी यहाँ पे 10 न्यूटन, तो इस पे आपका 1 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो मान लीजिए अगर आपने 20 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की तो एक्सटेंशन 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। ये है पहली स्टेटमेंट, समझ आई आपको? ये हुक्स लॉ है। अगर बस इसकी कंडीशन ये है कि इलास्टिक लिमिट जो है वो एक्सीड नहीं होना चाहिए, क्योंकि इलास्टिक लिमिट एक्सीड हो गया फिर तो ब्रेक हो जाएगी, जो भी पर्टिकुलर बॉडी आपके पास वो ब्रेक कर जाएगी। तो ये जो भी फोर्स है, ये फोर्स है आपका अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड। ये है हुक्स लॉ की स्टेटमेंट। उसी हुक्स लॉ की मॉडिफिकेशन में ये आता है कि जिस तरह से फोर्स और एक्सटेंशन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, उसी तरह से स्ट्रेस भी स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है। अब तो आप दोनों को स्ट्रेस और स्ट्रेन क्वांटिटीज अच्छे से लर्न हो गई होंगी। लाइशा, आपको स्ट्रेस स्ट्रेन याद है? लाइशा, हेलो। Yes, ma'am. जी बताइए, स्ट्रेस क्या होता है? लाइशा, अनम्यूट योरसेल्फ। आवाज नहीं आ रही क्या? Ma'am, am I audible? हाँ हाँ, बताइए, स्ट्रेस क्या होता है? Stress is a force acting on an area, on a unit area. और of an स्ट्रेन? object. स्ट्रेन क्या होता है? Ma'am, strain. Um, जी, स्ट्रेन क्या होता है? Ma'am, strain. Sorry. Ma'am, strain is the amount of deformation experienced by the body. जी देखिए, आप लोग ये जो स्क्रीनशॉट्स वगैरह इसका लेते हैं, आप इसको कहीं नोट कर रही हैं? इसे कहीं पे नोट कीजिए, वरना रिवीजन में आपकी हेल्प कैसे होगी, फिर रिवाइज कैसे करोगी, है ना? तो नोट कर लो कहीं पे, तभी तो रिवाइज करने में हेल्प हो जाएगी। देखिए, स्ट्रेन था जितना भी चेंज आ रहा है, उस चेंज को बोलते हैं स्ट्रेन। और स्ट्रेस होता है जितना फोर्स प्रोड्यूस होता है पर यूनिट एरिया। तो जब स्ट्रेस और स्ट्रेन का हम लोग रेशियो लेते हैं, तब एक कांस्टेंट क्वांटिटी मिलती है। वो जो कांस्टेंट है उसे हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ये भी तो हुक्स लॉ से ही आया है, क्योंकि ये यही कंडीशन थी इसकी। उसके बाद फिर हम लोग ने तीन तरह के पढ़ा था कि तीन तरह के मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं, जिसमें से पहला वाला यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी
हम लोग ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। उसका फॉर्मूला है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, फोर्स इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया इनटू चेंज इन लेंथ। अच्छा ऐसे कीजिए, कुछ न्यूमेरिकल्स कीजिए, कुछ और न्यूमेरिकल्स कीजिए, क्लियर होगा आप लोग का। The Young's modulus for steel is 2 into 10 to the power 11 Newton per meter square. If the interatomic spacing for the metal is 2.8 angstrom, find the increase in interatomic spacing for a stress of 10 to the power 9 Newton per meter square. बहुत इजी सा है, आप दोनों वैल्यूज चैट बॉक्स में लिखेंगी पर्सनल करके, ठीक है, एवरीवन नहीं। अच्छा आंसर आप लोग एंगस्ट्रॉम के टर्म्स में दें तो बेटर है।
जी आंसर आ रहा है आप लोग का? हेलो जस्ट मैं सॉल्व कर रही हूँ। ओके ओके, आप लोग कैमरा ऑन कर लीजिए फिर। हेलो, आंसर्स आए आप लोग के कुछ? सभी हाँ, अनम्यूट कीजिए। मैम नहीं हो पा रहा मुझसे। अच्छा लाइशा, आपसे आपका आया कोई आंसर? नो मैम, मुझसे नहीं हुआ ये वाला क्वेश्चन। ओके चलिए देखिए आप लोग, देखिए यंग्स मॉड्यूलस गिवन है 2 into 10 to the power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है।
अब मुझे ये बताइए, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग फॉर द मेटल इज 2.8 एंगस्ट्रॉम। मतलब कि कोई मेटल है, ठीक है, मेटल में बीच में एटम्स होते हैं, इन एटम्स के बीच की स्पेसिंग कितनी गिवन है, 2.8 एंगस्ट्रॉम। जब दो एटम्स मूव करते हैं एक दूसरे से दूर, तब जाके लेंथ इंक्रीज होती है ना, बिना मूव के तो लेंथ इंक्रीज नहीं होती। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 2.8 है ये ओरिजिनल लेंथ हो गई, क्योंकि अभी एटम्स से मूव नहीं किया है। ठीक है, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग है, दो एटम्स के बीच के जो स्पेस है वो कितना गिवन है, 2.8 एंगस्ट्रॉम। अभी ना डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुई है, ना कोई फोर्स लगी है इसको। इस वजह से जो हमारे पास ओरिजिनल लेंथ है हमारा, वो आ गया 2.8 एंगस्ट्रॉम। अच्छा बताइए, 1 एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के बराबर होता है? जी लाइशा बताइए आप। आप दोनों खुद को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो, लाइशा, सबीहा, आवाज आ रही है आपको? यस और नो? यस मैम। अब म्यूट मत कीजिए, ठीक है, जब बता दिया जाएगा तब आप म्यूट कीजिए। लाइशा, यू आल्सो अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. ओके, आप अनम्यूट ही रखिए खुद को, म्यूट मत कीजिए, बिकॉज आप लोग तो रिस्पॉन्ड नहीं करती है। आपको पता है एंगस्ट्रॉम को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? लाइशा, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम मेरे को नहीं पता। देखिए 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर, ठीक है। तो L क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.8 इंटू, अब 1 एंगस्ट्रॉम की जगह हम लोग ये रख लेंगे, 1 एंगस्ट्रॉम की जो वैल्यू है तो हो जाएगा इंटू 10⁻⁻10 मीटर। यंग मॉड्यूलस आ गया, ओरिजिनल लेंथ आ गई हमारे पास। ये पूछ रहा है फाइंड द इंक्रीज इन इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, इंक्रीज इन इंटर एटॉमिक स्पेसिंग। इंक्रीज पूछ रहा है, इंक्रीज तो हम लोग चेंज ऐसे दिखाते हैं ना, इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा एल के थ्रू, राइट? यस मैम। तो इंक्रीज इन लेंथ इज डेल्टा एल, और यही क्वांटिटी हमारी अननोन है, यही हम लोग को क्वेश्चन में पता लगाना है। अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि स्ट्रेस 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और स्ट्रेस का फॉर्मूला हम लोग को अब अच्छे से लर्न हो गया होगा ना दोनों को, फोर्स पर यूनिट एरिया, वो कितना है 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए यंग्स मॉड्यूलस का जो फॉर्मूला होता है, फोर्स इंटू लेंथ बाय एरिया इंटू डेल्टा एल। अब देखिए इसमें लेंथ है, फोर्स बाय एरिया है, फोर्स पर यूनिट एरिया आपके पास गिवन है, डेल्टा एल मिसिंग है, यंग्स मॉड्यूलस गिवन है। बताइए सारी क्वांटिटीज गिवन है, सिर्फ अननोन ये बचा, यस मैम। और यही निकालना है हम लोग को। तो डेल्टा एल की वैल्यू हो जाएगी फोर्स इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया इंटू यंग्स मॉड्यूलस। अब फोर्स अपॉन एरिया को तो हम स्ट्रेस लिखते हैं जिसकी वैल्यू गिवन है, तो डेल्टा एल विल बी इक्वल टू, फोर्स अपॉन एरिया है 10⁹ इंटू लेंथ है जो ओरिजिनल लेंथ होती है, तो 2.8 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस गिवन है 2 इंटू 10⁻11। ये समझ आया कैसे लिखते हैं? यस मैम। इसमें कोई डाउट है? हाँ। लाइशा, आपका कुछ मिस हुआ क्या? नो मैम, मैं बस डिस्कनेक्ट हो गई थी पावर की ओके वजह ओके, ठीक है से। ठीक है। तो ये समझ आया आपको? इधर इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, कैसे नो। निकाला ये हमने, फॉर्मूला कैसे लगा? जब आप इसका सॉल्व करेंगे ना, इसके बाद जब आपका क्लास ओवर हो जाएगी, एक बार इसको सॉल्व करके देखिएगा, अराउंड आंसर आपका 0.014 एंगस्ट्रॉम आएगा। अब एंगस्ट्रॉम में कैसे आएगा, यहाँ पे तो मीटर्स में है,
ये जो पूरा टर्म आएगा 10⁻⁻10, इसको छोड़ के ये इतना आएगा। 10⁻⁻10 की जगह हम लोग डायरेक्ट एंगस्ट्रॉम लिख देंगे, या फिर अगर मीटर्स में आप चाहेंगी तो 1.4 इंटू 10⁻⁻12 मीटर्स आएगा, उसे फिर इसमें कन्वर्ट करना होगा। ठीक, अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका या नोट कर लीजिए, नोट कर ले तो बेटर होगा। बताइए कहाँ से ये क्वेश्चन लिख लिया था आपने? यस मैम। यस मैम, हम सोल्यूशन से देख लेंगे। ठीक है। Shall I scroll down? यस मैम। अच्छा, आप दोनों के पास बायो है ना? नीट के प्रिपरेशन दोनों करी है या कोई जेई वाला है? मैम नीट। नीट बोथ द गर्ल्स? नो मैम। आप क्या जेई के लिए प्रिपेयर करी हैं या फिर? यस मैम, हम जेई के लिए। जेई के लिए। कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, नोट कर लिया? यस मैम। यस मैम। एक क्वेश्चन आप और कीजिए इसी पे, यंग्स मॉडुलस पे, लास्ट क्वेश्चन। इसमें ऑप्शंस, आई विल गिव यू ऑप्शंस, ठीक है? तो उसमें आप ट्राई कीजिएगा, अब आपका आ जाए, ठीक है? इजी है, इजी है, सिर्फ फॉर्मूले पे आपको पुट करना है चीजें, रेशियोज निकालना है।
देखिए एक चीज सुनिए, इसमें ना आपको रेशियो निकालना है, तो बेस्ट तरीका इन तरह, जिस तरह के क्वेश्चन इस तरह सॉल्व करने होंगे ना आपको, इसमें बहुत सारा डेटा गिवन है, बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन, बहुत लेंदी क्वेश्चन लगता है, एंट्रेंसेस में भी आपके इस तरह का आएगा, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है यंग मॉड्यूलस का। तो क्या कीजिए, जैसे इसमें स्टील के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है और ब्रास के बारे में गिवन है, तो जितना डेटा स्टील के बारे में गिवन है वो एक तरफ नोट कीजिए, जितना डेटा ब्रास के बारे में गिवन है उतना नोट कीजिए, फिर रेशियो लीजिए, बहुत सारी चीज ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि देखिए सेम लेंथ है, सेम एरिया, ये सब कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद एक चीज ध्यान रखिए, इफ वी वांट द लोअर एंड्स ऑफ द वायर्स टू बी एट द सेम लेवल, इसका मतलब है कि डेल्टा एल भी इक्वल है, ताकि चेंज जब सेम होगा तभी तो सेम लेवल पे आएगा। ठीक है, अब ट्राई कीजिए, ऑप्शंस आप चैट बॉक्स में बताइए।
अच्छा ये समझ आए रेशियो किसका निकालना है, वेट्स एडेड टू द स्टील एंड ब्रास। वेट्स एडेड मतलब F इज इक्वल टू mg होता है ना, इसी को तो हम लोग बोलते हैं वेट। तो फोर्स का रेशियो निकालना है बेसिकली आपको, इसी को तो हम वेट बोलते हैं। ग्रेविटेशन में आप लोग पढ़ के आए होंगे, लास्ट चैप्टर तो ग्रेविटेशन था ही ना उससे पहले। ठीक है, ये निकालना है आपको।
रेशियोज निकाले आप लोग ने? सारा डेटा स्टील का एक तरफ लिखो, यंग्स मॉडुलस जो है स्टील का। कुछ आया आंसर सभी? हाँ, लाइशा सभी आप दोनों हैं क्लास में? हेलो Yes, ma'am. सभी? हाँ सभी, यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। हेलो सभी? हाँ लाइशा आप ट्राई कीजिए जब तक, आई थिंक उसका नेटवर्क इशू है। आपका आया कुछ आंसर लाइशा? लाइशा हेलो? Yes, ma'am. हाँ जी बताइए। मैम मैं कर रही थी। ठीक है कीजिए कीजिए। यंग्स मॉडुलस की जितनी वैल्यू, यंग मॉडुलस स्टील का लिखिए, लेंथ लिखिए दोनों की, एरिया लिखिए, जो जो कॉमन जो जो सेम है दोनों में। जब आप रेशियो लेंगी वो सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। लास्ट में आपको फोर्स का रेशियो निकालना है, क्योंकि फोर्स का ही रेशियो वेट का रेशियो है। इसमें इतना भी डेटा नहीं है, मैक्सिमम चीजें तो कैंसिल हो जाएंगी। सभी अब आपका नेटवर्क ठीक है? आवाज आ रही है आपको? यस मैम। ठीक है, ट्राई किया आपने क्वेश्चन? मैम कर रही है। मैम का 2:1 आ रहा है डी ऑप्शन। आपका आ रहा है डी ऑप्शन, और सभी है आपका? मैम मेरा तो सी आ रहा था। सी आ रहा है आपका 1:2। देखिए रायशा आपका ठीक है, डी ऑप्शन है। सभी शायद आपसे माइनर मिस्टेक हो गई होगी कोई, आई टेल यू। आप देखिए, देखिए यहाँ पे जो आप सारा डेटा लिखेंगे ना, इसका डेटा, यंग्स मॉडुलस का डेटा, सारे जितना डेटा है यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील एक तरफ ना ऐसे कर लो क्वेश्चन की आसानी के लिए, स्टील एक तरफ लिखो, ब्रास। अब यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील गिवन है, वाई एस मान लिया, यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास को वाई बी मान लिया, लेंथ एल है, एल एस, इसकी लेंथ एल बी, फोर्स एफ एस, इस पे जो फोर्स है एफ बी, डेल्टा एल एस, डेल्टा एल बी, और कौन सा डेटा होता है, एरिया ए एस और ए बी। बस इतना ही डेटा होता है हम लोग के यंग्स मॉडुलस के फॉर्मूला में, बिकॉज फॉर्मूला है y इज इक्वल टू एफ एल ए इंटू डेल्टा एल। ठीक है, अब देखिए इसमें मैक्सिमम टर्म्स आपके इक्वल है। ये क्या गिवन है, वाई एस इज इक्वल टू 2 YB। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि जो यंग्स मॉडुलस, ये जो यंग्स मॉडुलस है स्टील का, इट इज ट्वाइस, यंग्स मॉडुलस इज ट्वाइस दैट ऑफ ब्रास। मतलब कि जो ब्रास है उसका यंग्स मॉडुलस है डबल, वाई एस इज 2 टाइम्स YB। उसके अलावा देखिए एफ एस हमें नहीं पता, एफ बी नहीं पता, वाई एस हो गया, वाई एस के बीच में रिलेशन निकालिए, एल एस। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इसकी लेंथ सेम है, सेम लेंथ, और क्या है, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। उसके बाद ये कह रहा है कि वी वांट द लोअर एंड्स ऑफ द वायर टू बी एट द सेम लेवल। सेम लेवल पे कब होगा, दोनों में जब एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा वो सेम होगा। इस वजह से एल एस इक्वल टू एल बी है, डेल्टा एल एस यानी दोनों में जितना चेंज आ रहा है वो भी बराबर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी बराबर। बचा क्या, हम लोग को फोर्स का रेशियो निकालना है। तो अब देखिए वाई एस इज इक्वल टू एफ एस एल एस डिवाइडेड बाई ए एस डेल्टा एल एस। मतलब ये स्टील का हम लोग निकालिए, दिस इज फॉर द केस ऑफ स्टील। वही चीज निकाली ब्रास के लिए, एफ बी एल बी ए बी
डेल्टा एल बी। अब इनका रेशियो ले लीजिए, ये बचेगा वाई एस बाई वाई बी, एफ एस एल एस ए एस डेल्टा एल एस इंटू ए बी डेल्टा एल बी डिवाइडेड बाय एफ बी एल बी। अब देखिए एल एस सेम है, ये लेंथ कैंसिल हो जाएंगे, एरिया सेम है दोनों के, एरिया क्रॉस सेक्शन सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे। सिंस सेम लेवल पे लेंथ आ रहा है, दोनों सेम लेवल पे आ रहे हैं, मान लीजिए ये यहाँ पे है, यहाँ पे सेम लेंथ है दोनों की, अगर बढ़ के सेम लेंथ पे आ रहे हैं, इसका मतलब एक्सटेंशन दोनों में इतनी प्रोड्यूस हुई है, दोनों में डेल्टा एल प्रोड्यूस हुई है, तभी तो इंक्रीज करके सेम आता है। मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, अगर 1 का लेंथ जो चेंज इन लेंथ है वो ज्यादा होता, अगर ये ज्यादा होता तो वो कहीं यहाँ पे पहुंचता, बट हम क्या देख रहे हैं सेम लेवल पे, तो डेल्टा एल भी सेम है। तो फोर्स का जो रेशियो है, अब फोर्स का रेशियो हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि F इज इक्वल टू एम जी के अकॉर्डिंग यही वेट है और हमें वेट का रेशियो चाहिए, और वाई एस इज इक्वल टू 2 टाइम्स वाई बी, तो वाई एस बाय वाई बी क्या हो जाएगा, वाई एस डिवाइडेड बाय वाई बी हो जाएगा 2, यही तो हमारा फोर्स के बराबर है, यही तो हमारा लास्ट में फोर्स बच रही है, ये देखिए आप लोग ने लास्ट में ये तो फोर्स बच रही है ना, एफ एस बच रहा है इधर, एफ बी बच रहा है, यही रेशियो चाहिए था, इस वजह से ये जो है एफ एस इज इक्वल टू एफ बी आ जाएगा, तो एफ एस बाय एफ बी का जो डिवीजन के बाद आई है, इसलिए रेशियो जो आएगा वो सेम आ जाएगा 2:1, क्योंकि मैक्सिमम क्वांटिटीज कैंसिल हो रही है। मान लीजिए यहाँ पे कहता कि लेंथ 2 टाइम्स है, तो फिर यहाँ पे कुछ और रेशियो आता, मे बी 4:1 आ जाता। अगर वेट भी सेम होता या यंग्स मॉडुलस सेम होता तो वेट का रेशियो क्या आता, 1:1 आता। ठीक है, समझ आया, क्लियर हुआ क्वेश्चन, सभी आपको Yes, क्लियर हुआ? ma'am. ठीक है, आप लोग इसको नोट करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेना है सभी आपको। I'll scroll it down. First you tell me. Shall I scroll it down? Yes, ma'am. Done? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये जो 4 न्यूमेरिकल्स आप लोग कराए हैं, आज 2 कराए हैं, लास्ट क्लास में 2 और कराए थे, आप इनको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, सब फॉर्मूला भी रिकॉल होगा। अच्छा, आप लोग का सिलेबस में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डिडक्ट हो गया है ना इस बार, यह है कोर्स में मैम मेरे स्कूल में तो पढ़ाया गया है ये। पढ़ाया है, मतलब है कोर्स का पार्ट है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। Yes, ma'am. ठीक है, चलिए वैसे आप लोग एक बार देख लीजिए एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका आ रहा होगा, अदरवाइज नहीं होगा, अगर मान लीजिए आपके सिलेबस में, तो फिर आप छोड़ दीजिएगा, इस पोर्शन को लीव कर दीजिएगा। देखिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है क्या, एक मेटालिक वायर को कोई एक मेटालिक वायर, उसकी बात हो रही है, ठीक है, कोई एक मेटालिक वायर एक रिजिड रिजिड सपोर्ट के थ्रू ऐसे एक वायर को हैंग किया जा रहा है। अब इस वायर में जो जो चीजें आ रही है ना, चेंज आ रही है, जैसे मान लो इस पे कोई लोड लगा दिया एम मास का, फोर्स लगेगी डाउनवर्ड्स एम जी। अब में कुछ चीजें होंगी, जैसे कि ग्रेजुअली इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई, मान लो लेंथ इंक्रीज हो गई, और इंक्रीज होती रहेगी जब तक इसका इलास्टिक लिमिट नहीं आएगा। उसी ये जो इनका रिलेशन है स्ट्रेस और स्ट्रेन का, वो एक कर्व के थ्रू एक्सप्रेस किया जाता है। तो कर्व जो है ना वो कुछ इस तरह का जाता है, ऐसा, ठीक है। अब देखिए इसको अगर मैं पॉइंट ओ कहूँ, इस पोर्शन को, दिस दिस द ओरिजिन, वाई एक्सिस पे हम लोग स्ट्रेस लेते हैं क्योंकि स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ है ये, और एक्स एक्सिस पे लेट्स टेक स्ट्रेन।
अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट मैंने माना है पॉइंट ए, ये ओ ए पोर्शन आप लोग को दिख रहा है, ओ ए पोर्शन जो इनिशियल पोर्शन है ओ ए। लेकिन यहाँ तक क्या हो रहा है ना, ये ड्रॉ उतना परफेक्टली हुआ नहीं है, एक्चुअली आपको दिखाई दे। देखिए इस तरह का होता है यहाँ पे, ये जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए को माना है यहाँ पे। देखिए आप लोग को स्ट्रेट लाइन दिख रही है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दिख रही है ओ ए पोर्शन जो है। यस मैम। इसका मतलब है जो इनिशियल पोर्शन है वायर का, इस वायर की बात हो रही है, जब हमने लोड डाला उसके बाद क्या हुआ, पोर्शन जो ए है ना ये स्ट्रेट लाइन है इस पॉइंट तक, ए पॉइंट तक। इस पॉइंट को इसीलिए बोलते हैं, ए पॉइंट जो है इसे बोलते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हुक्स लॉ ओबे हो रहा है, ओ ए पोर्शन में हुक्स लॉ ओबे हो रहा है। हुक्स लॉ यही तो कहता था कि स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, अगर कोई चीज एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होती है तो उनका बीच में जो ग्राफ होता है वो ऐसी स्ट्रेट लाइन बनता है, जैसे इस केस में बन रहा है। तो ओ ए शुरू के पोर्शन तक तो अपने जितनी इनकी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वहां तक तो प्रोपोर्शनल रहता है, ठीक है। So the proportionality limit is the greatest stress. This is the greatest stress a material can sustain without the departure from the linear stress-strain relation. ये OA portion. उसके बाद देखिए एक और point इधर I'm marking another point, point B. अब ये जो point B है ना, ये वो point आ गया। अभी इससे पहले आप लोग ने हुक्स लॉ में पढ़ा था कि एक मैक्सिमम स्ट्रेस होता है जिससे जितने तक अपने आप को बॉडी इंक्रीज कर सकती है, इलास्टिक मटेरियल अपना एक्सर्ट करती सकती है इलास्टिक प्रॉपर्टीज। तो वो जो पॉइंट था याद है, उस पॉइंट को हमने बोलता है इलास्टिक लिमिट। याद आ रहा है, इलास्टिक लिमिट पढ़ा था लास्ट क्लास में। गर्ल्स आर यू देयर? यस मैम। रिस्पॉन्ड कीजिए, पता नहीं चलता है, ऐसे कैमराज ऑफ भी हैं आपके। खैर इलास्टिक लिमिट, तो इलास्टिक लिमिट तक वो मैक्सिमम स्ट्रेस है जब तक यहाँ, अब यहाँ पे अगर डिफॉर्मिंग फोर्स हट गया यानी कि वेट हट गया तो वापस रिगेन कर लेगी अपनी ओरिजिनल लेंथ। लेकिन उसके बाद इफ आई एम ड्राइंग अनदर पॉइंट ओवर हियर, ये पॉइंट है पॉइंट सी, ठीक। पॉइंट सी को बोलते हैं यील्ड पॉइंट। इस ग्राफ में ये यील्ड पॉइंट है। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन सिर्फ ओ ए पोर्शन में था, जो ओसी पोर्शन है अब वो कर्व्ड हो चुका है। यहाँ पे क्या होता है, इफ द स्ट्रेस इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड दिस इलास्टिक लिमिट, इस इलास्टिक लिमिट को इंक्रीज कर दिया, क्रॉस कर दिया स्ट्रेस, इफ द स्ट्रेस इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड दिस इलास्टिक लिमिट, देन दिस पॉइंट, ये जो यील्ड पॉइंट है ये रीच होता है। इससे पता चलता है एक्स्ट्रा एक्सटेंशन हो रही है वायर, ये जो इंक्रीज एक्सटेंशन होती है ना वायर में, बढ़ जो रही है, यील्ड पॉइंट इसका आ जाता है मैक्सिमम पॉइंट। जब हम क्रॉस हो गया मैक्सिमम स्ट्रेन, इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो गई है, उसके बाद जो स्ट्रेस आ रहा है उससे यील्ड पॉइंट आता है। अब यहाँ पे क्या हो जाता है ना, मटेरियल प्लास्टिक बन जाता है। प्लास्टिक मटेरियल हम लोग ने पढ़े थे, याद आ रहे हैं, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, स्टार्टिंग में कुछ टर्मिनोलॉजीज करी थी। यस मैम। अगर इधर बॉडी ने रिकवर कर लिया बाय एनी मीडियम, बाय एनी मींस बॉडी इज एबल टू रिकवर इट्स ओरिजिनल लेंथ, तो हम बॉडी को बोल देंगे प्लास्टिक, ठीक है, ओरिजिनल लेंथ पे इट केम बैक। मगर अगर एक्सटेंशन रिकवरेबल नहीं हुआ इस लोड को हटाने के बाद, ओरिजिनल एग्जैक्ट लेंथ नहीं आ रही है जो एग्जैक्ट इसकी इनिशियल लेंथ थी, तब क्या हो जाएगा, परमानेंट सेट बोलेंगे। जो एक्सटेंशन नॉट रिकवरेबल होगी उसको हम बोलते हैं परमानेंट सेट, मतलब परमानेंटली वो सेट हो गया है, ठीक है। तो दिस परमानेंट डिफॉर्मेशन, ये जो परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गई है इसे बोलते हैं परमानेंट स्ट्रेस। सो आपका ए पॉइंट था लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, आपका बी पॉइंट था इलास्टिक लिमिट, आपका सी पॉइंट है यील्ड पॉइंट, जिसकी वजह से आ जाता है परमानेंट सेट। अब लास्ट पोर्शन, मान लीजिए ग्राफ ऐसे जा रहा है, ये पॉइंट है डी पॉइंट,
लास्ट पॉइंट है। देखिए इसमें क्या होता है, अगर इस सी पॉइंट के भी बियॉन्ड इंक्रीज कर दिया स्ट्रेस को, इफ द स्ट्रेस इज इंक्रीज बियॉन्ड दिस पॉइंट सी से भी ज्यादा बढ़ा दिया, सो द वायर लेंथेन्स रैपिडली अंटिल दिस पॉइंट इज रीच्ड। जल्दी बढ़ता रहता है, सी और डी के बीच में ना वायर की लेंथ बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रही है, एक्सटेंड हो रहा है, क्योंकि अब इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो चुकी है। तो अब क्या हो रहा है, जल्दी जल्दी लेंथ बढ़ती है सी और डी के बीच में। तो ये जो होता है ना सैचुरेशन टाइप का पॉइंट, ऐसा जो आ जाता है, ये जो स्ट्रेट लाइन डी का वापस स्टार्ट होता है, इस पॉइंट को बोल देंगे अल्टीमेट स्ट्रेंथ और ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। इसमें क्या होता है, अगर ये क्रॉस हो गया, अब वायर टूट जाएगा, अब कोई एक्सटेंशन नहीं प्रोड्यूस होगी, तो इसको बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ, या फिर इसे आप लोग कहीं कहीं बुक्स में आपको मिलेगा ब्रेकिंग स्ट्रेस भी रहता है। ये मैक्सिमम स्ट्रेस। इसके बाद ये जो आपका स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, इसीलिए क्योंकि स्ट्रेस और स्ट्रेंथ प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे हैं। क्यों क्यों नहीं प्रोड्यूस हो रहे, इसीलिए प्रोड्यूस नहीं हो रहे क्योंकि ब्रेकिंग स्ट्रेस आ चुका है, अब ये ब्रेक कर जाएंगे। ये जो सारे आपके केसेस हैं, ये है एक जनरल इलास्टिक मटेरियल के लिए, जो मटेरियल आपका इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करता है, उसका ये ग्राफ होता है। इसमें कोई क्वेरीज आपकी, समझ आया आप लोग को? यस मैम। देखिए इलास्टिक लिमिट और लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। Elastic limit and limit of proportionality are very close to each other, so that Hooke's law is nearly applicable up to elastic limit. और इसमें सिर्फ थोड़ा सा वेरिएशन यही होता है कि इलास्टिक लिमिट तक एक्सीड कर सकता है। फिर एक यील्ड पॉइंट आता है, यील्ड पॉइंट जिसके बाद या तो मटेरियल आपका प्लास्टिक बनता है या मटेरियल में परमानेंट सेट आ जाता है, मतलब या तो मटेरियल वापस अपनी एग्जैक्ट ओरिजिनल शेप लेंथ सब रिगेन कर ले। इस केस में हम लोग वायर की बात कर रहे थे, तो वायर रिगेन करेगी अपनी लेंथ, कोई और स्पेयर होगा तो अपना वॉल्यूम रिगेन करेगी। अगर उसके बाद भी फोर्स अप्लाई हो रहा है उसकी यील्ड पॉइंट से ज्यादा, तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ या ब्रेकिंग स्ट्रेस हो जाएगा, ये पॉइंट डी जो है, यानी कि अब वो ब्रेक कर जाएगा। ये है इलास्टिक मटेरियल के लिए। अगर यही चीज रबर के लिए होती है तो सेम ग्राफ नहीं होगा, एग्जैक्ट सेम ग्राफ नहीं होगा आपका, तब आपका इस तरह से ग्राफ होगा। आप लोग जब 12th में जाएंगे तो आप लोग का मैग्नेटिज्म शुरू होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसमें भी ऐसे हिस्टेरेसिस का ग्राफ आएगा। इसे ना हिस्टेरेसिस बोलते हैं। ये जो ओवरलैप नहीं कर रहा है ना, ये जो बच रहा है, ऐसे दो लाइन दिख रही है आपको, एक डॉटेड बनाई है एक जॉइंट लाइन है, ये जो गैप आता है इसी को हिस्टेरेसिस बोलते हैं। अगेन दिस इज अ ग्राफ ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ये एक नॉर्मल टिपिकल जो आपका वल्कनाइज्ड रबर होता है, वल्कनाइज्ड रबर जो होता है, रबर के लिए ग्राफ अलग होता है। तो अगर उसको बार बार स्ट्रेच कर लिया है, बार बार उसको स्ट्रेच किया गया है, समझे, काफी बार उसको स्ट्रेच कर लिया है, तो इस तरह से उसका ग्राफ ऑब्टेन होगा। इसमें कोई पोर्शन आपको प्रोपोर्शनली दिखेगा, स्ट्रेट नहीं है। जैसे इलास्टिक मटेरियल में क्या था, यहाँ तक आपको हुक्स लॉ ओबे हो रहा था ना, ओए पोर्शन में हुक्स लॉ ओबे हो रहा था। जब रबर का केस आएगा, रबर में कहीं भी आपको स्ट्रेट लाइन नहीं दिखेगी, ठीक है, समझ आ रहा है आपको? यस मैम। कहीं भी स्ट्रेट लाइन नहीं दिखेगी। ड्यूरिंग नो पोर्शन ऑफ दिस कर्व इज स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, दैट इज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर रबर डज नॉट ओबे हुक्स लॉ। हुक्स लॉ ओबे नहीं हो पाता है इसमें। अब ये जो लैक ऑफ कोइंसिडेंस है, मतलब ये एक ग्राफ में तो कोइंसाइड करता है ना, अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ऐसे होता है। लाइशा दिख रही है आपको स्क्रीन? यस मैम। देखिए जब ग्राफ ड्रॉ होता है तो इस तरह से ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन होती है, ओवरलैप कर रहा होता है। जब ये रिटर्न पे आ रहा है ना, इसका ग्राफ देखिए वापस ओरिजिन को टच कर रहा है, पॉइंट ओ ओरिजिन है आपका, तो ये जो इस तरह का जो पोर्शन, जो गैपिंग आ जाती है, उसी को बोलते हैं इलास्टिक हिस्टेरेसिस। ये आपका 12th में भी आएगा, मैग्नेटिज्म में आएगा आपका,
मैग्नेटिज्म में भी ऐसे ही मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस वगैरह आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए बार बार ना अगर किसी मटेरियल पे स्ट्रेस अप्लाइड हो यानी कि फोर्स आप लगा रहे हो, फिर आपने फोर्स रिमूव कर दिया, मान लीजिए इसी केस में ये वायर थी, इसमें फोर्स लगाई, लेंथ इंक्रीज हुई, कुछ डेल्टा एल बना, फिर फोर्स हटाई, वापस ओरिजिनल लेंथ एल आ गई, फिर फोर्स लगाई, फिर कोई नई लेंथ बनी एल डैश मतलब कि एल प्लस डेल्टा एल, न्यू लेंथ प्लस एक्सटेंडेड एल डैश बनी, फिर फोर्स हटाया, फिर ये वापस एल बन गई। ये चलता रह रहा है। इससे क्या होता है ना, बार बार जो रिपीटेशन हो जाती है, इससे रिपीटेड जो स्ट्रेसेस होते हैं, उससे जो मटेरियल की स्ट्रेंथ होती है, ओरिजिनल स्ट्रेंथ होती है, वो लूज हो जाती है। इसीलिए इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिक फटीग। द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल बिकॉज ऑफ रिपीटेड स्ट्रेसेस इज नोन एज फटीग। क्लियर है? दिस वाज द केस फॉर रबर। आप लोग इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, बताइए। नीचे करो। यस मैम। ये कुछ पॉइंट्स है आपके, ऑलरेडी मैंने लिख दिए। द पॉइंट्स व्हिच आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, तो वर्ड्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है आपके लिए, इसको भी ले लीजिए। नोटेड? यस मैम। और ये आप रबर का अलग से कर लीजिए। डन गर्ल्स? यस मैम। ऑलराइट, इसे एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, सारे पॉइंट्स जो लिखे हैं उसे पढ़ लीजिए। अच्छा, सेकंड वाला आपका आता है बल्क मॉड्यूलस। यंग मॉड्यूलस सारा हो गया आपका, ठीक है। यंग मॉड्यूलस से क्वेश्चंस असाइनमेंट वगैरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब देखिए बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अच्छा, आप में से कौन बताएगा? लाइशा आप बताइए, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? लाइशा, व्हाट इज मेंट बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन? लास्ट क्लास में आपको कराया था। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? हेलो लाइशा, अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट कीजिए, ट्राई कीजिए, नहीं आएगा कोई बात नहीं, आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। आप Audible. ट्राई कीजिए। जी जी बोलिए। Volumetric strain of a deformed body is defined as the ratio of the change in volume of the body to the deformation of the original volume. ओरिजिनल, एग्जैक्ट। देखिए बल्क मॉड्यूलस क्या होता है, जैसे यंग मॉड्यूलस था ना, यंग मॉड्यूलस में सारा लेंथ का काम आ रहा था, देखा था आप लोगों ने, लेंथ में चेंजेस आ रहे थे, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रेन इन्वॉल्व था वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है आपका। अब देखिए, लेकिन जो बल्क मॉड्यूलस है ना, इसमें क्या आता है, नॉर्मल स्ट्रेस तो आपका वही रहेगा जो आपने इस केस में पढ़ा था, यंग मॉड्यूलस के केस में। नॉर्मल स्ट्रेस याद आ रहा है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जैसे बोलते हैं। यहाँ पे जो फोर्स अप्लाइड होता है पर यूनिट एरिया, वो परपेंडिकुलर होता है। देखिए मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है, ये स्फीयर है, इसकी ओरिजिनल वॉल्यूम है v, v इसकी ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम। अब क्या हो रहा है, इस पे ना हर तरफ से फोर्स अप्लाई किया गया, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस फ्रॉम ऑल डायरेक्शन।
फोर्स अप्लाई की, ये जो फोर्स है ये वही डिफॉर्मिंग फोर्स है जो आप लोग क्लास फर्स्ट डे से पढ़ते हुए आ रहे हो, डिफॉर्मिंग। अब क्या होगा, हर तरफ से अगर प्रेशर लगेगा, सारा ऐसा फोर्स लग रहा होगा, तो ऑब्वियसली इसकी वॉल्यूम तो डिक्रीज हो जाएगी, शेप चेंज होगी। मान लीजिए ये ऐसा बन गया, अब इसकी कोई वॉल्यूम है वी डैश, कोई भी वी डैश वॉल्यूम, इसमें कुछ चेंज दिख रहा है आपको स्टार्टिंग से इनिशियल, अब ऐसा कुछ चेंज आ रहा है, पहले वॉल्यूम ज्यादा थी अब वॉल्यूम कम है, ये नोटिसेबल है? रिस्पॉन्ड कीजिए। यस मैम। ऐसे आप म्यूट करके नहीं बैठी रह सकती हैं पूरे लेक्चर में, ठीक है? आप दोनों को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा बीच बीच में म्यूट करके व्हेन आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन। तो देखिए वी थी ओरिजिनल वॉल्यूम, वी डैश है न्यू वॉल्यूम, वी डैश इज द न्यू वॉल्यूम, और वी है ओरिजिनल वॉल्यूम। ये जो चेंज दिख रहा है ना, जो नोटिसेबल चेंज है डेल्टा वी, ये है चेंज इन वॉल्यूम। अब क्या है, जो बल्क मॉड्यूलस है, बल्क मॉड्यूलस तो देखिए मॉड्यूलस जो हमने सारे पढ़े हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो तो हमेशा स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो है। उसी तरह से यहाँ पे भी स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो ही है बल्क मॉड्यूलस, क्योंकि ये हमेशा होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। बस स्ट्रेस की जो जो स्ट्रेस यूज होगा, जिस तरह का स्ट्रेन यूज होगा, उससे पता चलेगा कौन सी तरह का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है। बल्क मॉड्यूलस में क्या होता है, बल्क मॉड्यूलस में जो स्ट्रेस हमारा इन्वॉल्व होता है वो वही होता है नॉर्मल स्ट्रेस, और जो स्ट्रेन इन्वॉल्व होता है इस केस में होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। जैसे यंग मॉड्यूलस में था ना लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, उसी तरह यहाँ पे है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब देखिए नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया, क्योंकि स्ट्रेस की डेफिनेशन ही वही होती है फोर्स पर यूनिट एरिया। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का अभी एक्सप्लेन किया था लाइशा ने हमें, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम डेल्टा वी बाय वी, दोनों क्वांटिटीज को पुट करते हैं। अच्छा इसको के से भी कई जगह रिप्रेजेंट किया जाता है, कई जगह बी से भी। बी से कर लीजिए बिकॉज एक और टर्म आएगा आपके पास कंप्रेसिबिलिटी, तो उसको आप कैसे कीजिएगा, बी हो जाएगा एफ बाय ए, ये आ गया ऊपर वाला डिनोमिनेटर की हमने वैल्यूज पुट कर दी, डिनोमिनेटर है डेल्टा वी बाय वी, ये बचा एफ वी ए डेल्टा वी, एल की जगह वी आ गया इस केस। अब देखिए यहाँ पे ना बल्क मॉड्यूलस में क्या होता है, माइनस साइन जरूर आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है लेंथ, डिक्रीज हो रही है वॉल्यूम, वॉल्यूम एक डिक्रीज आ रहा है, चेंज इन वॉल्यूम कैसा है इसमें, डिक्रीज हो रही है। यस मैम। हाँ, तो क्योंकि ये डिक्रीज हो रही है इसलिए यहाँ पे एक माइनस साइन हमेशा रहता है। अच्छा प्रेशर का फॉर्मूला याद है किसी को, ऐसे आप लोग की नॉलेज में है? लाइशा अनम्यूट योरसेल्फ। लाइशा अनम्यूट रखिए, आपसे नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन, लेकिन आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। ऑडिबल? जी जी आप अनम्यूट ही रहिए, ठीक है? कोई बात नहीं, कोई नहीं पूछेगा आपसे। का कॉल आ गया था इसलिए मैं नहीं आंसर कर पा रही थी। अच्छा कोई बात नहीं। देखिए प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर, इसका भी प्रेशर की यूनिट भी पास्कल होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो बल्क मॉड्यूलस के केस में क्या होता है, ये जो चेंज होता है ना फोर्स अपॉन एरिया, ये डेल्टा पी के बराबर होता है, यानी कि द इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन प्रेशर ऑन द स्फीयर, डेल्टा पी। तो यहाँ पे एफ बाई ए की जगह हम लोग डेल्टा पी अगर सब्स्टिट्यूट करें तो बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस वी डेल्टा पी डिवाइडेड बाई,
ये जो फॉर्मूला है डेल्टा वी नीचे, ये जो फॉर्मूला है आपका, ये है आपका बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। गॉट इट? Yes, डेल्टा ma'am. पी है चेंज इन प्रेशर, डेल्टा वी है चेंज इन वॉल्यूम, वी है ओरिजिनल वॉल्यूम, इसी को बोलते हैं बल्क मॉड्यूलस। अब देखिए इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, वॉल्यूम अगेन डायमेंशनलेस, फिर स्ट्रेस पे डिपेंड करेगा। डेल्टा पी यानी कि प्रेशर की जो वॉल्यूम होती है, जो एसआई यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको आप पास्कल के बराबर भी लिख सकते हैं, 1 पास्कल। ये याद है ना, करा था स्ट्रेस के केस में। Yes, ma'am. हाँ, देखिए एक क्वांटिटी और है, आप पढ़ लीजिए। एक क्वांटिटी जो रेसिप्रोकल होता है ना बल्क मॉड्यूलस का, रेसिप्रोकल समझते हैं ना, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। Yes, ma'am. एक टर्म आता है आपका कॉम्प्रेसिबिलिटी, जो उसको आप के से डिनोट कीजिए, आसानी रहेगी। कंप्रेसिबिलिटी होती है 1 बाय बल्क मॉड्यूलस, बस इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए क्या होगा, सिंस इट्स द रेसिप्रोकल, ये याद रखना, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस, इसलिए जो इसकी एसआई यूनिट भी होगी, एसआई यूनिट जो होगी इसकी वो उल्टी हो जाएगी, मतलब कि न्यूटन इनवर्स हो जाएगा और मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे उल्टा था ना, पहले न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था, अब पास्कल भी इनवर्स हो जाएगी, पास्कल इनवर्स। ये होता है कॉम्प्रेसिबिलिटी, ठीक है, ये कॉम्प्रेसिबिलिटी है। अच्छा, द कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ अ मटेरियल इज अ मेजर ऑफ हाउ इजीली द मटेरियल इज कंप्रेस्ड, मतलब कि जितना ज्यादा कॉम्प्रेसिबिलिटी होगा उससे पता चलेगा ज्यादा आसानी से हम लोग किसी भी बॉडी को कंप्रेस कर सकते हैं, मतलब उसकी वॉल्यूम में चेंज ला सकते हैं, वॉल्यूम डिक्रीज कराई जा सकती है, ठीक है। आप लोग पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर न्यूमेरिकल्स करते हैं इस टॉपिक पे। देखिए आप तो, मैं करूँ स्क्रॉल स्क्रॉल इस पे। Yes, ma'am. कर लिया? यस, Yes, ma'am. डन। Yes, ma'am. ऑल राइट, एक न्यूमेरिकल ट्राई कीजिए, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, खाली वैल्यूज पुट करनी है आपको।
सारा डेटा लिखिएगा, क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है, बल्क मॉडल्स का फॉर्मूला लिखिए, पुट कीजिए। ये डिफिकल्ट नहीं है, इसका आंसर आपको आ जाना चाहिए।
सबीहा आपका आंसर निकल रहा है कुछ? हो रहा है सॉल्व? मैम मेरा 1.01 इंटू 10⁻14 आ रहा है। 10⁻14 कैसे किया आपने? अच्छा ये बताइए, आपने परसेंटेज को 100 से मल्टीप्लाई किया है? यहाँ पे परसेंटेज को 100 से डिवाइड करते हैं, किया है परसेंटेज को कन्वर्ट? यस मैम। लगता है वहीं पे कोई मिस्टेक हुई है आपकी। अच्छा मुझे बताइए, अपना प्रोसीजर बताइए अपना। सेकेंड, लाइशा वापस उसने ज्वाइन नहीं किया। एक सेकेंड रुक जाइए, वेट कीजिए। हेलो लाइशा, आवाज आ रही है आपको? यस मैम। क्या हो गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था नेटवर्क इशू से? यस मैम, मैम लाइट चली गई थी। अच्छा अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपने ट्राई किया, कोई आया, कुछ आया आंसर आपका? हाँ लाइशा, कुछ आया आपका या मैं एक्सप्लेन कर दूं? Say yes or no, Laisha. I'm waiting for you. यस मैम, मैम एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपके पास गिवन है a spherical ball contracts its volume by 0.01%. परसेंटेज चेंज कैसे निकाला जाता है? जो परसेंटेज आप लोग ने लास्ट ईयर 10th में पढ़ा होगा ना, परसेंटेज जो जितना भी चेंज होता है, चेंज बाय ओरिजिनल इनटू 100। परसेंटेज हम लोग ऐसे निकालते हैं ना, मार्क्स वार्क्स से कैलकुलेट किया जाता है, ऐसे ही करते हैं। तो अगर Yes, ये 0.01 गिवन है, इसका मतलब है डेल्टा V बाय V वो है 0.01%। तो डेल्टा V बाय V यानी चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम का परसेंटेज गिवन है, तो चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम है 0.01%। अब परसेंटेज का साइन हटेगा तो 100 से डिवाइड किया जाएगा, 0.01 डिवाइडेड बाय 100। फिर क्या हो जाएगा, देखिए ये दोनों जीरोस भी नीचे चले जाएंगे, तो ये ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4। इसे 1/10⁴ लिखा जा सकता है, which is equal to 10⁻⁻⁴। 10⁻⁻⁴ ये समझ आया? डेल्टा V बाय V 10⁻⁻⁴ है। yes मैम। अच्छा देखिए यहाँ पे बल्क मॉड्यूलस आपके पास निकालना है, ठीक है। डेल्टा P गिवन है क्या क्वेश्चन में? चेंज इन प्रेशर किसी को दिख रहा है? प्रेशर गिवन है क्या कहीं पे? नहीं दिख रहा किसी को भी? सबीहा, लाइशा? मैम 10⁸ यस, 10⁸ यही प्रेशर है ना, यूनिफॉर्म नॉर्मल यूनिफॉर्म प्रेशर 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये प्रेशर है। अब देखिए बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या था?
माइनस वी डेल्टा पी बाय डेल्टा वी, ये था। बस अब वैल्यूज पुट कर देनी है। डेल्टा पी हो गया 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय, अब v बाय डेल्टा वी है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे v बाय डेल्टा वी है। तो क्या किया जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, तो 1 बाय 10 टू द पावर -4 हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा v बाय वी की वैल्यू थी 10 टू द पावर -4। जब v बाय डेल्टा वी की निकालेंगे तो 1 बाय 10 टू द पावर -4 हो जाएगा, इसका इनवर्स ये आ जाएगा। अब 10 टू द पावर 4 ऊपर इंटू 10 टू द पावर 8, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये है फाइनल आंसर। गॉट इट? यस मैम। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? यस मैम। लाइसा आपने लिया? यस मैम। अच्छा मुझे बताइए, अगर क्लास की टाइमिंग हाफ एन आवर शिफ्ट हो जाए, क्योंकि ज्वाइनिंग में बहुत देर हो जा रही है, 5:30 हो नहीं पा रहा, 5:40 हो जाता है, फिर उसका 5:45 हो रहा है, अगर ये 6 o'clock से हो जाए, 6 to 7:30, अभी जो 5 o'clock हो रही है ना, 5 o'clock ये 5:30 पे हो रही है, 5:30 जगह 6 to 7:30 हो जाए, आप में से किसी को कोई इशू तो नहीं है? मैम मैं फ्री नहीं हो पाऊंगी 7:30। अच्छा, आप किस टाइम फ्री होंगी फिर? मैम आपको मेरी कब तक? 5:30 to 7:30 है मेरे लिए। जी मैम मेरे लिए 5:30 to 7 या 5 to 6:30 सही है टाइम है। 7:30 तक आप नहीं पढ़ पाएंगी? नो मैम क्योंकि मेरी बास्केटबॉल की कोचिंग होती है तो मेरे को जाना होता है। आपको किस टाइम जाना होता है? मैम अच्छा 7:30। अच्छा 7:15 तक तो एक्सटेंड हो सकता है, 7:15 तो रोज हो जा रहा है, क्योंकि ज्वाइन भी आप भी जैसे ज्वाइन 5:45 पे कर रही थी ना, 5:45 से 7:15 ठीक रहेगा? यस 15 मैम। मिनट